बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई, एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे और इसमें कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो ज़रा समझ लें। एक तो उसने पहले ये कहा हुआ है कि वेक्टर्स जो हैं स्पेस में किस तरह से होते हैं। स्पेस का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नॉर्मली हम ये दोनों एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई। किसी पेज के ऊपर हम कोई चीज़ बना रहे हो तो ये 2 डायमेंशनल चीज़ होती है। जब हम पेज के बाहर आ जाते हैं, रियलिटी में आ जाते हैं, जैसे हमारा एक कमरा है, तो ये 3 डायमेंशनल होता है क्योंकि इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। इसी तरह स्पेस की बात का मतलब भी यही है कि हम एक आम रूटीन के अंदर जो चीज़ कर रहे होते हैं तो उसकी 3 डायमेंशन ऑलवेज होती हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की। तो वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे अब 3 डायमेंशंस आ जाएंगी, एक्स आई, वाई जे एंड जेड के। एक्स एक्सिस की तरफ जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो आई है, वाई की तरफ जो है ये इसको हम जे कहते हैं, और जेड की तरफ जो है ये हमारा के होता है। तो इस तरह से ये तीनों जो हैं यूनिट डायरेक्शंस आ जाएंगे और साथ हमारे जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे और वेक्टर बन जाएगा। अब बाकी मैग्नीट्यूड निकालना हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स, वाई और जी तीनों कोऑर्डिनेट्स का हमने स्केयर लेना है, उनको प्लस करना है और अंडर रूट ले लेनी है, तो वो मैग्नीट्यूड हो जाता है। और एक वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऐसे ब्रैकेट्स लगा के ना बड़ी वाली, और एक्स वाई जी और कॉमा लगा दें तो ऐसे भी एक वेक्टर को लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे लिखें कि जी 2,1,3। तो ये ज़ाहिर है एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा, फिर वाई ये वाला है और जी ये वाला है। तो इस तरह से करके भी एक वेक्टर को लिखा जा सकता है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हमने सेट्स के अंदर और डिफरेंट जगहों पे पढ़ी हुई हैं, मैट्रिसेस के अंदर पढ़ी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें याद रखने वाला है कि जो हमारे ये जो वेक्टर्स होते हैं वो भी इन कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो ओबे कर रहे होते हैं, इन पे काम करते हैं। कम्यूटेटिव बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं ऑलवेज। जैसे हमारे अब चूँकि वेक्टर्स हैं तो 2 वेक्टर्स होंगे, u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, यानी कि जिधर से मर्जी डायरेक्शन प्लस करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये होल्ड करती है वेक्टर्स के अंदर। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव में यही है कि उसमें 3 होते हैं, ठीक है, तो 3 इसके अंदर जो है वो चीज़ें आ जाएंगी, वेक्टर्स आ जाएंगे 3। तो उसमें भी यही है कि आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप ब्रैकेट कहाँ लगाते हैं। पहले दोनों जो हैं u और v उसके गिर्द ब्रैकेट है, और इधर u छोड़ के v और w का गिर्द ब्रैकेट है। और ब्रैकेट क्यों लगाई जाती है? इसीलिए कि ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले सॉल्व करवाएं। पहले ये दोनों प्लस हों, उसमें w प्लस हो, या इधर v और w पहले प्लस हों और उसमें u प्लस हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एसोसिएटिव का टोटका है कि उसमें 3 होते हैं और कम्यूटेटिव में 2 होते हैं। फिर ये एक इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है। इन्वर्स में ज़ाहिर है ये होता है कि u है ना, तो u का इन्वर्स क्या होगा? वो ज़ाहिर है कि माइनस में होगा, कि -1 इंटू यू। क्या उसी u के तमाम चीज़ों को आप साइन चेंज करवा दें, माइनस का यही मतलब होता है, उसके साइन चेंज करा दें, ठीक है। और ये ज़ाहिर है इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, u माइनस यू, तो वो इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अपने आप में से ही माइनस हो चीज़ तो 0 होती है। तो ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इनको बाहर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन में ये है कि आप ये अल्फ़ा इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, दोनों को दे देना, उनका अपना अपना हिस्सा दे देना। अल्फ़ा जो है v के साथ, अल्फ़ा जो है वो w के साथ, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक स्केलर है। स्केलर में ये है कि अगर आपके पास एक वेक्टर u है और उसके साथ कोई कांस्टेंट b मल्टीप्लाई हुआ है और उसको आप a से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो वो बेसिकली किसके बराबर हो जाता है? वो जो दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करवा लें और फिर u से मल्टीप्लाई कराएं, जैसे हमने ये बनाया हुआ है। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये थोड़ा सा इनको हमें जहन में रखना है। फिर ये जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं उनको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अभी मैंने बताया ना, एक्स एक्सिस की तरफ जो है हमारा आई यूनिट वेक्टर है, वाई की तरफ जे है, जेड की तरफ के है। तो ये जो यूनिट वेक्टर हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिखा जा सकता है। आई जो है चूँकि एक्स एक्सिस की तरफ होता है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 1 होता है, बाकी वाई और जी 0 होता है। जे चूँकि वाई एक्सिस की तरफ है तो वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा और बाकी दोनों 0 होंगे। ये आगे चीज़ें काम आनी है अगली एक्सरसाइजेज में। और के जो है, के चूँकि जेड एक्सिस की तरफ है तो उसका जी वाला कोऑर्डिनेट 1 होगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे।
और मज़े की बात यह है कि इन तीनों का जब हम मॉडुलस लेते हैं या मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आंसर तीनों का 1 आना है, क्योंकि सब में एक एक दफ़ा ही 1 है। तो इनका जब 1 का स्केयर लेके अंडर रूट लेंगे तो वो 1 नहीं आता है। तो मैग्नीट्यूड्स इनके जो हैं इक्वल टू 1 होते हैं। फिर एक जो बड़ा मशहूर हमारा डिस्टेंस फार्मूला है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर 2 पॉइंट्स हों कोई से भी P1 P2, और P1 को हम इस तरह से शो करा रहे हैं x1 y1 z1, P2 हमारा x2 y2 z2 है, तो उसका जो डिस्टेंस का फार्मूला है उसके लिए हम क्या करते होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे करके उनके स्केयर्स लेके इनको प्लस करके अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होना है। बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर आप देखें, आपने ये एक्स एक्सिस किधर को भी ले सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, तो ज़ाहिर उनके साथ उनके यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, ठीक है, वो साथ आपने लिख दिए। अब एक वेक्टर हम लेते हैं ओ पी, ये कोई एक पी पॉइंट था हमारे पास यहाँ पे, तो ओ से ज़ाहिर है उसका जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है ये ओ पी बन रहा है। अब ये जो हमारा वेक्टर है ओ पी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या करेगा, तमाम एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, जाविया बना रहा होगा। अब देखें ना, ये अगर एक्स एक्सिस लिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एंगल बन रहा है उसको हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं। वाई एक्सिस जो है ये वाला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीटा आप उसको कह लें, और जो जी एक्सिस है वहाँ से जो एंगल आ रहा है उसको गैमा कह लें। तो ये जो अल्फ़ा बीटा गैमा है ये क्या है, इनके एंगल्स हैं इस हमारे इस वेक्टर के। तो इनको हम फिर ऐसे करके लिखते हैं कि हमारा अल्फ़ा बीटा गैमा जो हैं वो क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स होंगे। डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन होती है ना रूह कि कोई चीज़ है वो किस तरफ को जा रही है, ठीक है, और डायरेक्शन एंगल्स कि कितना एंगल है और किस डायरेक्शन की वजह से क्या एंगल बन रहा है। तो ज़ाहिर ये एंगल्स हमारे अल्फ़ा बीटा गैमा है। लेकिन इनके हम क्या करते हैं, कॉज लेते हैं, अल्फ़ा का भी कॉज, बीटा का भी कॉज और गैमा का भी कॉज, और इनको हम फिर कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये देखें जो टाइटल हम लिख रहे हैं, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, वो ये वाले हैं। अब ये डायरेक्शन एंगल्स या डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए सवाल में आता है, सवाल है इस तरह से, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये हम फार्मूला सवाल में यूज़ करेंगे। कॉज ऑफ अल्फ़ा यानी कि पहले वाले पार्ट का हमने डायरेक्शन को साइन लेना है, तो हम क्या करते हैं, x ओवर r। अब x तो होता है उसका जो कोऑर्डिनेट है, जैसे ये हमारा वेक्टर है ना, वेक्टर इस फॉर्म में होता है x i प्लस वाई जे प्लस z के, तो हमें r फाइंड करना होता है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मैंने आपको तरीका बताया, x का स्केयर, y का स्केयर, z का स्केयर और ऊपर अंडर रूट, वो मैग्नीट्यूड आ जाता है। मैग्नीट्यूड को नीचे रखना है, ठीक है, और ऊपर उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट वो हम लिखेंगे तो हमारे ये आंसर मिलेंगे। अब ये सवाल करेंगे ना एक्चुअल एग्जांपल जब इसकी करेंगे तो प्रॉपर समझ आएगा। लो जी, अब आ गई हमारी एक्चुअल एक्सरसाइज 7.2। बड़े सिंपल से आसान से सवाल हैं। 7.1 अगर किया आपने तो ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बड़ा सिंपल लगेगा। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में है ए, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, बी सी, और बस ये 3 ही पॉइंट दिए हैं। तो इससे क्या करना है, पहला पार्ट कि हमें ए बी फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर है, तो ये मैंने 7.1 में समझाया था कि जब ए बी वेक्टर लेना है तो देखें बी आगे है, तो बी के कोऑर्डिनेट में से ए को माइनस करा रहे होते हैं। ये इसका फार्मूला है, टोटका है, जो भी है। तो -1 -2 और सो उसके साथ आई, और 1 एंड -5, ठीक है ना, वाई वाले को वाई वाले में से माइनस कराना है, 1 -5 और उसके साथ जे। और ये चूँकि ये भी 2 डायमेंशनल ही है तो इसमें भी 3 डायमेंशनल, तो z तो आएगा नहीं, तो ऐसे ही करेंगे। तो -1 -2 -3 हो जाएगा और इसने -4 हो जाना है। तो ये हमारा ए बी वैक्टर आ गया। आगे चलें, सेकंड में कहता है 2ab माइनस सी बी, बी सी नहीं सी बी, डायरेक्शन का बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो जैसे कह रहा है वो बनाना है। तो ए बी तो हम बना चुके हुए हैं, ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो ए बी लिख ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, 2 3 6, 2 4 8। और अब चूँकि हमें सी बी चाहिए, तो सी बी में देखें बी आगे है, तो हम क्या कर रहे होंगे, बी वाले में से सी को माइनस करा रहे होंगे। ये बी है, ये सी है, तो -1 -2 1 + 6, क्योंकि उसका अपना भी माइनस है ना, तो 1 - -6 करते हैं तो 1 + 6 हो जाता है। तो वो हम लिखेंगे, देखेंगे तो आई और जे उसके साथ, तो ये हमारा सी बी आ जाएगा। तो अब क्या करना है, 2ab में से सी बी को माइनस करवाना था, तो 2ab लिखेंगे, माइनस आगे जो सी बी निकाला है वो, इस माइनस से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -6 और +3 -3
-8 और -7 -15, तो ऐसे करके आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चले तो ये कुछ भी नहीं है। आगे थर्ड पार्ट में कह रहा है 2CB - 2CA। CB हम मालूम कर चुके हैं पिछले पार्ट में, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। अब CA फाइंड करना है, CA नया आ गया, तो अब क्या करेंगे, A वाले कोऑर्डिनेट्स में से C को माइनस करा रहे होंगे, तो ये A है, ये C है। 2 - 2 5 -6 यानी कि +6, तो ये देखें ये हमने किया, ठीक है। 2 - 2 0 हो जाना है, I वाला पार्ट 0 हो जाना है, J वाला 11 हो जाएगा। तो आप ये फिर उसी तरह से लिखें, ये CA जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके सामने आंसर बनेगा। 14 - 22 कर लेंगे -8, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट U एक वेक्टर है, V वेक्टर है और W है। फाइंड क्या करना है, U + 2V + W। बच्चों वाला काम है, U में 2V को ऐड करना है और फिर W को ऐड करना है। मैंने एक ही दफ़ा में कर दिया सारा, देखें सारा इकट्ठा लिख के U की वैल्यू +2 × V की वैल्यू +× W। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, बाकी दोनों को वैसे ही लिख लें और अब इनको इकट्ठा कर लें। एक I ये है 6, ये 7 हो गया, 7 और ये 5 12, इस तरह से करके 2J है, इधर ये -4 है, -2 हो गया, और -2 और -1 -3, ऐसे करके इनको आपने इकट्ठा कर लेना, ठीक है। सिंपल सा लगा हुआ है। सेकेंड वाला देखें, V - 3W, उसी तरह से V को लिख लें, -3 × W लिख लें, -3 से मल्टीप्लाई, माइनस साइन भी चेंज करवाएगा उनके, और 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। फिर उसी तरह 3I - 15I - 12I, वो आप करते जाएं, तो ये इस तरह से ये भी आंसर बन गया। थर्ड वाले में क्या करना है, इसमें 2 चीज़ें हैं, 3V + W करके उसका फिर मैग्नीट्यूड भी लेना है। सो ये हम 3V - W करने लगे हैं, 3 × V + W, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसमें ये ऐड कर लिया, और अब मैग्नीट्यूड उसका 14 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो स्क्वायर्स लेके प्लस करके उसका अंडर रूट चूँकि पॉइंट्स में चला जाता है, तो यहाँ तक ऐसे ही आंसर इसका लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखें ये आ गया ना डायरेक्शन कोसाइंस, जो मैं पीछे समझा रहा था। तो मैग्नीट्यूड तो इजी है, देखें V वेक्टर है ना ये वाला, तो मैग्नीट्यूड जैसे हम करते आ रहे हैं, 2 का स्क्वायर 3 का 4 का, इसको किया 29 आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या बताया था कि x कोऑर्डिनेट ओवर में ये, y कोऑर्डिनेट ओवर में ये, z कोऑर्डिनेट ओवर में ये, ठीक है। ऐसे करके 2/this 3, ये तीनों डायरेक्शन को साइंस बन जाना है। ये हमने आगे ये देखें लिखे हैं, मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया है, cos ऑफ अल्फ़ा x/r होता है, वो जो देखें मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं, तो ये बड़ा इजीली हो जाता है। सेकंड पार्ट देखें, इसमें भी वही करना है, V वेक्टर है हमारे पास, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड लेना है, सारे 1 1 है, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, तो मैंने लिख दिया सारा 3 तो अब देखें इसका 1 है ना, तो 1/3 इसका -1 है तो -1/3 -1/3, तो ये क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस। तो बस देखें छोटा सा काम है। थर्ड वाले में भी यही है, ये V वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक हो गया, डन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अल्फ़ा सो दैट कि ये जो भी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो = 3 है। तो बड़ा सिंपल है, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है और उसको 3 के इक्वल रखना है। तो ये सवाल हमने लिखा। अब मैग्नीट्यूड उसी तरह से, I वाला जो पार्ट है अल्फ़ा, उसका स्क्वायर, अल्फ़ा +1 उसका स्क्वायर, और ये जो 2k है, सॉरी 2 का स्क्वायर, क्योंकि k तो उसका कोऑर्डिनेट है ना, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो जाहिर है कि ये तो नहीं आएगा, 2 आएगा ना, सिर्फ 2 का स्क्वायर लेंगे। तो इसको सॉल्व करवाते हैं। ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये जाहिर है a + b का होल स्क्वायर जो फार्मूला है, a² + b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, और ये 2 का स्क्वायर 4, और इधर स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो इधर स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व करवा लें, 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये साथ ये वाला 2 अल्फ़ा, 4 और 1 5, 5 में से ये 9 जो है इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया। और इनमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल के उधर ले जाके 0 के साथ ख़त्म करवाएं, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। अल्फ़ा है ना प्लस अल्फ़ा, तो इसको हम लिख रहे हैं 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और 2 1s are 2 ये हो जाता है,
तो ये सही बना है। आप इन दोनों में से अल्फ़ा कामन, बाकी आपको कामन लेना आता है, इनमें से -1 कामन, ये दोनों इधर आ गए अल्फ़ा -1, दोनों को लहदा 0 के इक्वल, और फिर हमारे पास ये दो वैल्यूज़, 2 उधर जाएगा, -2 ये उधर जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसी की डायरेक्शन में हो। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को ही तो शो करता है। तो हमने जो इसका यूनिट वेक्टर है वही हमारा वो जो रिक्वायर्ड होगा वही होगा। तो हमने जस्ट इसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए भी अगेन हमें मैग्नीट्यूड ज़रूरी होता है। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लें, उसी तरह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ज़ाहिर है यही आएगा। और ये 6 मैग्नीट्यूड आ गया। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो क्या है कि असल वेक्टर को यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें। असल वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो ये देखें असल वेक्टर लिखा, नीचे उसके मैग्नीट्यूड लिख लिया। और ये चूँकि सबको डिवाइड कर रहे हैं ना तीनों को, तो तीनों को लहदा कर दें। तो ये हमारा वो जो यूनिट वेक्टर है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, वो बन गया। बस ठीक है, ओके, नीचे लिख दें दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तीन वेक्टर्स आगे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो क्या होगा, पैरेलल होगा टू दिस वन, 3a - 2b + 4c, इसके पैरेलल होगा, यानी इसी का यूनिट वेक्टर। पैरेलल का मतलब यही होता है कि उसी की डायरेक्शन, जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा वो ही हमारा रिक्वायर्ड होगा। सो बेसिकली हमें पहले ये वेक्टर बना लेना है। ये क्या है, 3a, पहले आप 3a फाइंड कर लें। a वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर आपने क्या करना है, -2b फाइंड करना है, तो b वाले को -2 से, 4c है तो c वाले वेक्टर को 4 से। तो ये देखें मैंने ये स्टेप्स बना दिए हुए हैं, ठीक है। -2b हो रहा है, ठीक है, साइन भी चेंज हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी, 4c आ गया। अब तीनों को इकट्ठा कर लें, 3a - 2b 4c, तीनों वेक्टर्स को लिख लें जो आए हैं, तीनों को ऐड कर लें, 9 और ये 4 13, 13 और 4 17, देखें 17 आई। इसी तरह जे वालों को इकट्ठा कर लें और के वालों को इकट्ठा कर लें, ये -4 है यहाँ पे, और ये फिर -10 आ रहा है, ठीक है ना। 17, 13 और -10, ये हमारा बन जाएगा। मैंने उसका नाम रख दिया W, क्योंकि यार ये तीन चीज़ें थी ना बड़ी, अब बार बार इसी को लिखूंगा। तो अब इसी का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर कैसे होता है, पहले मैग्नीट्यूड आता है, तो उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है। इन्हीं सब के स्क्वायर्स लेके प्लस कर रहे हैं, ये आपके सामने है 558। तो यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो ये हमने वेक्टर ऊपर रखा है, मैग्नीट्यूड नीचे रखा है, और उनको सेपरेट कर दिया, 17 ओवर दिस वन, ये ओवर दिस वन, ये ओवर दिस वन, ये ऐसे करके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ वेक्टर। एक वेक्टर बनाना है हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4, जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और वो पैरेलल है इसके। कोई भी वेक्टर बनाना हो ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर हमने यहाँ से ले लेना है, मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। अब इसका बेसिकली हमें क्या करना है, इसका हमें यूनिट वेक्टर बनाना है। तो वो हम देखें बना रहे हैं आगे, ये यहाँ पे, ये ऊपर गलत हुआ है, ये यहाँ से स्टेप शुरू करें कि v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड। तो पहले हमें v का मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे आम रूटीन में हम करते आ रहे हैं। तो देखें हम उसका मैग्नीट्यूड ले ले हैं और ये उसका 7 आ गया, और 7 से फिर उसको डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब अलग-अलग करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दें। अब इस यूनिट वेक्टर को, ये देखें ये फार्मूला मैंने लिखा कि आपने वेक्टर बनाना है तो उसके यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आपने मल्टीप्लाई कराना होता है। तो हमने ये यूनिट वेक्टर निकाला है ना, और सवाल में उसने कहा हुआ है कि उसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए। तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर बन जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करा दें सबको, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, और ओवर में सबके 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर निकाल के उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसका सेकंड पार्ट भी उसी तरह से ही है। मैग्नीट्यूड अब 2 है और किसके पैरेलल है, ये वाले के, बिल्कुल उसी का कॉपी पेस्ट है। हमने क्या करना है, इस वाले का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये मैग्नीट्यूड, और उसको फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे वेक्टर पूरे को, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब क्या जो वेक्टर बनाना है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 2, और 2 के साथ ये सारा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होना है। 2 1 ज़ार सब के ऊपर 2 2 आ जाएगा, और ओवर में ये 3 आ जाएगा। सही है। तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह पहले पार्ट 1 की तरह ही ये 2 वाला हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ u वेक्टर है, v वेक्टर है और w है, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कहता है ये ट्राइंगल की तीनों साइडें हैं, पहले से वो कह रहा है कि ये हैं पहले से ये साइडें ट्राइंगल की। तो अगर ये ट्राइंगलें हों, उसकी साइडें हों, तो फिर ये जो z आ रहा है ना ये वाला, कहता है ये फाइंड करके दें। अब देखें ट्राइंगल जो होती है ज़ाहिर आपको पता है ये शेप होती है, और ये ज़ाहिर है उसकी डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आपका जो ओरिजिन है इस साइड पे है कहीं इस तरफ, तो फिर ज़ाहिर है उसकी डायरेक्शन वेक्टर्स की ऐसे होगी, ये इधर को जा रही है फिर यहाँ से इधर को जा रही है। लेकिन ये ऐसे कह लें जैसे नहीं वो फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये दूसरा वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं u और v, तो ये w उसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर को ही होती है, ओरिजिन से उधर की तरफ। तो इन दोनों की डायरेक्शन ऐसे, लेकिन ये वाले की डायरेक्शन ऐसे होगी। इसको आप एज ए रिजल्टेंट समझें, ठीक है। तो फिर उसका मतलब क्या है कि ये जो रिजल्टेंट है वो कैसे आता है, हेड टू टेल रूल जो हमने पढ़ा हुआ है इन दोनों को प्लस करके, यानी क्या होगा w इज इक्वल टू u प्लस वी, w इज इक्वल टू u प्लस वी। अब ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, w को आपने उसकी वैल्यू लगानी है, u की वैल्यू लगानी है, v की वैल्यू लगा देनी है। यहाँ टोटका यही रखना है कि w या अकेला वेक्टर उसको रखना है जिसमें आपका अननोन है, या आपका अननोन z जो है वो w में है ना, इसलिए मैंने w को इधर रखा है अकेले, वरना w उधर भी हो सकता था, u उधर हो सकता था। तो बहरहाल खैर आपने इस तरह ये टोटका ज़हन में रखना है कि जो फाइंड करना है उसको अकेला रखें, बाकी दो को उस तरफ रख लें। ओके, अब क्या होगा, कंपैरिजन है, z किसके साथ है, k वाले यूनिट वेक्टर के साथ। तो z के साथ इधर से k के साथ ये क्या है 4, इधर से ये क्या है -1, वो लिख लें। तो 4 - 1 क्या होता है 3। तो देखें z की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, z जो है किसके इक्वल है 3 के। क्वेश्चन नंबर 9, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स a b c एंड d आर। ठीक है जी। अब देखें जब भी बात आती है ना पोजीशन वेक्टर्स की, तो वो क्या होता है कि ये a b c d पॉइंट्स हैं और ओरिजिन से लेके a तक b तक c तक का जो फासला है वो वेक्टर जो बन रहे हैं वो ये वाले जो सवाल में वो दे रहा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जब भी बात आए वो तो ये माइंड में आपके आना चाहिए कि ये ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का फासला है वो वेक्टर है। ठीक है, तो बहरहाल ये पोजीशन वेक्टर्स हैं इन चारों पॉइंटों के, वो उसने दिए हैं, एक ये वाला। तो फिर शो क्या कराना है, शो दैट कि ए बी और सी डी ये एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं। तो पैरेलल शो कराने के लिए क्या होगा, हमने दोनों ए बी और सी डी वेक्टर बना लेने हैं पहले, और वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पैरेलल है, क्योंकि एक ने दूसरे का मल्टीपल बन जाना है। ये हमने 7.1 में पढ़ा था कि अगर पैरेलल शो कराना है दो वेक्टर्स को तो एक जो है दूसरे का मल्टीपल होता है, कि एक वेक्टर को किसी चीज़ से ज़रब दें तो वो दूसरा बन जाता है। अब ये देखें करके देखते हैं। तो ये ए बी वैक्टर अगर हमने पहले फाइंड करना है तो ओ बी माइनस ए ओ ए होता है। ओ बी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वही है, या इसको ना भी लिखें आप, छोड़ दें ना नहीं समझ आती, मैंने जो आम टोटका आपको बताया हुआ है कि ए बी वैक्टर फाइंड करना है तो वो बी माइनस ए होता है ना। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बी वाली चीज़ को पहले लिखना है, माइनस आगे ए वाले वेक्टर को लिख लेना है। ये वेक्टर्स उसने दिए हैं ना, ये देखें ये बी वाला वेक्टर है, ये ए वाला वेक्टर है, तो बी में से ए वाला माइनस होगा। तो ये बस डायरेक्शन याद रख लेनी है, जो अगला पॉइंट है वो चीज़ पहले आती है। तो ये माइनस कराएंगे, माइनस से इसके साइन चेंज करा देंगे और फिर इससे हमारा ये ए बी बन जाएगा, क्योंकि 3i में से 2i निकालेंगे, सिंपल i, j और j 2j एंड सो ऑन जैसे करते हैं। अब उसी तरह से सी डी में भी देखें c पहले है, d आगे है, तो d में से c माइनस होगा, तो d वाले को पहले लिख लें, माइनस c वाले को आगे लिख लें। सब्ट्रैक्शन, ये माइनस साइन, इनका साइन चेंज करवाएं, फिर इनको इकट्ठा करें, तो ये देखें ये बनेगा। और ये जब बन गया ना, अब देखना है हमने दोनों का मल्टीपल देखना है। तो यहाँ देखें एक तो -3 कॉमन आ रहा है, -3 बाहर निकालें तो ये हाली आई रह गया, माइनस चला गया, प्लस हो गया, 3 2s आर, ये बन गया। अब ये देखें ये वही चीज़ है जो हमारा ए बी है, i + 2j - k, i + 2j - k, वही है ना ये ए बी। तो आप क्या करें, इसकी जगह ए बी लिख दें। तो सी डी जो है वो किसके बराबर आ गया, -3 ए बी के। तो देखें ये रिलेशनशिप बन गया ना कि सी डी जो है वो ए बी का मल्टीपल है। तो जब मल्टीपल है तो इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे रहा है, ये वैसे कुछ भी नहीं है सवाल, ये जस्ट आपको समझा रहा है कुछ चीज़ें। असल सवाल ये है नीचे, 2 vectors u and w in space are parallel if there is a scalar c such that v is equal to cw।
ये एग्जैक्ट वही बात कर रहा है जो अभी हमने पिछले सवाल में प्रूव की है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे का मल्टीपल होता है। तो ये मल्टीपल ही कह रहा है ना, तो क्यों कब होता है? जब वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। यही बात वो हमें समझा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा बात अब यहाँ नीचे कर रहा है। द वेक्टर्स पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन इफ सी इज ग्रेटर देन 0 एंड इन द अपोजिट इफ सी इज लेस देन 0। कहता है ये जो सी है ना, अगर ये माइनस में आंसर आया, जैसे हमारे इस पिछले सवाल के आंसर में ये माइनस आया था, ये देखें माइनस आया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सी डी और ए बी हैं तो पैरेलल, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक उधर को जा रहा है तो दूसरा इधर को जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव आए तो डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं, दोनों पीछे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके साइन से पता चल जाता है। तो ये बहरहाल जस्ट उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है। अब सवाल ये है ए वाला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टू वेक्टर्स, कहता है दो वेक्टर्स बनाएं ऑफ लेंथ, जिनकी लेंथ जो है वो 2 हो, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड 2 हो। लेंथ मैग्नीट्यूड एक ही बात है, और वो किसके पैरेलल हो? इस वेक्टर के। अब इस वेक्टर के पैरेलल है तो ये एग्जैक्ट ये सवाल पीछे की है कि हमें इसका यूनिट वेक्टर लेना है, क्योंकि पैरेलल का मतलब है जो इसकी डायरेक्शन है वही हमारे रिक्वायर्ड की है। तो डायरेक्शन कहाँ से पता चलती है? यूनिट वेक्टर से। हमें इसका यूनिट वेक्टर बना लेना है। सो देखें, यूनिट वेक्टर के लिए फिर वही पहले मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, वो ये बन गया। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 4 6, तो ये ज़ाहिर ये शक्ल बन जाएगी। ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड क्या है हमारा? 2 होना चाहिए, और ये यूनिट वेक्टर है। तो 2 से अपने इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बन जाएगा हमारा। लेकिन हम क्या करेंगे? एक दफ़ा +2 करेंगे, एक दफ़ा -2 करेंगे। यही बात उसने हमें समझाई थी कि आप दो वेक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। दो वेक्टर तभी आएंगे कि एक दफ़ा वो एक ही डायरेक्शन के पैरेलल हों और एक दफ़ा अपोजिट डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएं। तो एक दफ़ा आपने +2 से मल्टीप्लाई करा देना है, पहला आपका वेक्टर बन जाएगा, और एक दफ़ा आपने -2 से मल्टीप्लाई करा लेना है, तो फिर आपका ये दूसरा वेक्टर बन जाएगा। तो दोनों वेक्टर्स आ गए। बी वाला पार्ट, फाइंड द कांस्टेंट ए फाइंड करना है सो दैट द वेक्टर ये वाला एंड ये वाला वेक्टर आर पैरेलल। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। पहले से कह दिया भाई पैरेलल है, तो पैरेलल जब हों तो हम ये रिलेशन बना सकते हैं ना कि W = CV। ठीक है, तो अब अगेन यहाँ फिर रूल देखें, उसने तो हमें कहा था V = CW, हम लिख रहे हैं W = CV। क्यों बोला? इसलिए कि जो फाइंड करनी है ना चीज़ वो W के अंदर है, तो W को अकेला रख लें और उसको उधर रख लें, तो ये ज़्यादा अच्छा प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा। तो W = CV। ठीक है, तो W इधर रखें और C लिख के और साथ V को अंदर रख लें। अब चूंकि हमें A फाइंड करना है तो कंपैरिजन करवाएं। I के साथ यहाँ A है ना, तो यहाँ I के साथ क्या है? C। तो A और C बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, इक्वल। तो A एंड C आर इक्वल। ठीक है, और आगे एक और चीज़ ले लें, ये सेकंड वाला J वाला पार्ट ले लें कि 9 = -3C, ये लिख लें। ये इससे क्या होगा कि आपको C का पता चल जाएगा कि C कितना है, या ये कह लें कि यहाँ से तो हमें पता चल रहा है ना कि A और C बराबर है, तो आप इस C की जगह पे A लगा दें, तो C की जगह A लिख दिया। अब यहाँ से A बड़े आराम से निकलेगा, -3 जाके इसको डिवाइड करेगा। आपको पता है 9/-3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा ना, -3। तो देखेंगे ये आंसर आ जाता है। इसी का C वाला पार्ट है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5। एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड लेंथ 5 है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ दिस वन। इसके अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट के लिए वही बात है कि हम वो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा लेंगे। डायरेक्शन तो यही है लेकिन अपोजिट है, तो इसका यूनिट वेक्टर लेना है, उसी तरह जैसे पीछे 3-4 सवालों में किया है। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनाया, मैग्नीट्यूड से वेक्टर को डिवाइड कराया, यूनिट वेक्टर बन गया। अब जब वेक्टर बनाने लगेंगे तो क्या करेंगे? उसका मैग्नीट्यूड उसने कहा ना 5 होना चाहिए, तो 5 से इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन माइनस लगा लेंगे, क्योंकि उसके अपोजिट बनाना है। जब वो पैरेलल उसी के डायरेक्शन में कहेगा तो +5, जब अपोजिट डायरेक्शन में कहेगा तो -5। इतना सा काम है, -5 से करवा दें और बस हो गया। डी वाला पार्ट, फाइंड A एंड B। यहाँ दो चीज़ें फाइंड करनी है, सो दैट द वेक्टर ये और ये जो है आर पैरेलल। अगेन ये वही ये B वाला पार्ट की तरह ही है कि दोनों हैं पैरेलल, लेकिन कहता है उसमें से A और B फाइंड करें, तो फिर वही रिलेशन बनाना पड़ेगा, W = CV। ठीक है, अब वही बात के बाहर किसको रखना है? जिसमें अननोन्स हैं A और B है, तो A और B वाले जो वेक्टर है उसको बाहर रख लें, दूसरे वाले वेक्टर को C के साथ रख लें। अब वही कंपैरिजन करवाएं, A किसके बराबर होगा? 3C के, पहला पहले के इक्वल, तो A = 3C।
और फिर दूसरे पे आए तो b जो है किसके इक्वल होगा -1c, यानी b इज इक्वल टू -c। चौथे को भी लिख लें क्योंकि 2 अननोन्स फाइंड करने हैं, सॉरी तीसरे को, -2 इज इक्वल टू क्या होगा 4c, है ना, तीसरा वाला पार्ट, k वाला पार्ट, -2 इज इक्वल टू 4c, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 4c, यहाँ से c निकल आएगा तो -2 इज इक्वल टू 4c बन गया। तो c फाइंड करना है, 4 को उधर ले जाए, -2/4, तो फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, तो c की वैल्यू -1/2 बन जाएगी। अब ये जो c की वैल्यू है -1/2, आप यहाँ पुट कराएं तो a की वैल्यू बन जाएगी 3 इंटू सी की जगह -1/2, 3 1 ज़ार 3, 3/2, और यही c की वैल्यू जो है वो आप इधर पुट कराएंगे तो b निकल आएगा। ये माइनस प्लस हो के b की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ये देखें मैंने किया उसे, तो ये तीनों आंसर्स मिल जाते हैं। c की वैल्यू मिल गई आपको, b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई। हमें a और b बेसिकली चाहिए था, तो वो इसी तरह से कंपैरिजन करने से पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। सिंपल सा काम है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनते हैं, पहले मैग्नीट्यूड लेते हैं, v वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बनाएंगे और हर कोऑर्डिनेट को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। 3/14 -1/14, 2/14, तो ये डायरेक्शन कोसाइन। बड़ा छोटा सा सवाल है 2 नंबर का, इसमें भी यही है, v वेक्टर है उसके हमने डायरेक्शन कोसाइंस बनाने हैं, मैग्नीट्यूड लिया और हर नंबर को उससे डिवाइड कर दिया, डायरेक्शन कोसाइन, पहले पार्ट की तरह ही। तीसरे वाले में ये है कि आपको वेक्टर पहले बनाना है क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंट्स हैं, और वेक्टर क्या बनाना है pq, तो pq के लिए q माइनस p कर रहे होंगे, तो वो सारा करके ये बनेगा। फिर आप इसका मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड 21 आएगा और हर नंबर को उससे डिवाइड, -1/21, 2/21, ऐसे करके डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स। कहता है 3 जाविये एंगल्स हम आपको बता रहे हैं, तो आप ये बताएं कि ये जो तीनों एंगल्स हैं क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते किसी भी एक वेक्टर के, किसी एक सिंगल वेक्टर के। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है कि इन सारों एंगल के कॉज हम फाइंड करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस जिसे कहते हैं, कॉज लेते हैं इनके, उनका स्केयर लेते हैं, उनको प्लस करते हैं, उसका आंसर 1 होना चाहिए। तो ये फार्मूला हमें याद करना है, इसको प्रूव कर लेना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखें cos 45, cos 45, cos 60 और ऊपर स्केयर्स, ठीक है, देखें स्केयर्स भी लिए हैं और प्लस भी करना है, तो ये आंसर 1 आना चाहिए। तो हम ये करके देखेंगे, cos 45 1/2 अंडर रूट होता है, उसके ऊपर स्केयर, cos 45 वही है 1/2 अंडर रूट, उस पर स्केयर, cos 60 1/2। तो ये वही टेबल है जो मैं आपको कहता हूँ कि इसको याद हमें कर लेना चाहिए तो बेहतर होता है। सो बहरहाल ये वैल्यूज़ हैं, इसको हम अब हल करेंगे। स्केयर की वजह से अंडर रूट्स कट जाएंगे ना, 1/2 यहाँ आएगा 1/4। ये अगले पेज पे हम इनके एलसीएम लेंगे तो पता चल जाएगा। ये आ गया, इनका एलसीएम ले लें, कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट कर सकते हैं वरना मैं तो ज़ुबानी कर रहा हूँ। 4 एलसीएम है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, जो एलसीएम का तरीका है, तो ये आएगा 5/4। 1 नहीं बना, 4/4 होता तो 1 बनता ना, तो 1 नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं हो सकते। अब यही काम बाकी सब के अंदर है। ये तो तीनों एंगल्स आ गए, तीनों का देखें कॉज लेके उन पे स्केयर, तो ये देखें उनकी वैल्यूज़ मैंने लिखी, ऊपर उसके स्केयर ले लिया, स्केयर अंडर रूट कटेगा 3 रह जाएगा, नीचे वाले 2 का 4, इसका भी उसी तरह, इसका भी उसी तरह। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आंसर फिर 1 नहीं आया क्योंकि आया है 6/4, तो ये भी डायरेक्शन एंगल्स नहीं बनते। लास्ट वाले भी बन जाते हैं क्योंकि इसमें एक एंगल 45 है, एक 60 है, एक 60 है। cos 45 का स्केयर, cos 60 वैल्यूज़ लगाएंगे, उसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखें 1 बनेगा, तो 1 बनेगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये जो एंगल्स हैं वो डायरेक्शन एंगल्स हैं किसी वेक्टर के। सो दैट्स इट। ये देखें हो गई एक्सरसाइज, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बड़े सिंपल से सवाल हैं, तो इनको कर ले, और हैं भी ये बड़े इंपॉर्टेंट वाले क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत अहम है, ये आपको आना चाहिए। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।